हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने कहा था, आज मैं आ गया हूं आईसीएससी फिजिक्स बोर्ड एग्जाम का 2022 का सेक्शन बी का सॉल्यूशन लेकर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन यहां पर बताया गया है, दैट इज द डायग्राम below shows a magnetic compass kept closer to a coil AB wound around a hollow cylinder cardboard. ओके, तो मतलब ये एक कार्डबोर्ड है। ओके, एक सिलिंड्रिकल मतलब एक वुडन सिलेंडर है, और यहां पर ऐसे वायर को इस यहां पर ऐसे वोंड किया गया है। ओके बच्चों, यहां पर एक सेल है और यहां पर एक स्विच दिया गया है, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि ये स्विच ऑन है या ऑफ है। ओके, किस पोजीशन में है। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, क्या पूछा गया है हम लोगों से। देखो, जो पूछा गया दैट इज आफ्टर स्टडिंग द सर्किट एंड मैग्नेटिक कॉम्पस केयरफुली स्टेट वेदर स्विच S1 इज ओपन और क्लोज्ड। तो ये हमें बताना पड़ेगा कि ये जो स्विच है ये ओपन है या क्लोज्ड है। तो सबसे पहले यहां पर देखो, ये जो मैग्नेटिक कॉम्पस है, ये मैग्नेटिक कॉम्पस ये डिफ्लेक्टेड है, इजंट इट। ये जो मैग्नेटिक कॉम्पस है, ये देखो ये डिफ्लेक्टेड है ना। कैसे देखो, अगर ये क्लोज्ड रहा, अगर ये क्लोज्ड है, ओके, यहां पर मैं ये डायग्राम एक बार ड्रॉ कर देता हूं। सोचो ये क्लोज्ड है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे यहां पर फ्लो करेगा। ओके, तो अगर तुम इस तरफ का जो सर्किट है, जो सर्कुलर वायर है, वहां पर कैसे करंट फ्लो हो रहा है, वो अगर इस तरफ से देखा जाए, इस तरफ से अगर देखा जाए ऐसे, तो हम लोग देखेंगे कि जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और हमें पता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है तो जो पोल जेनरेट होता है दैट इज नॉर्थ पोल, राइट। तो वैसे ही इस साइड में हम लोगों को क्या मिलेगा, यहां पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। यहां से अगर देखा जाए तो यहां पर एक साउथ पोल मिलेगा। ओके बच्चों, अब देखो यहां पर ये डायरेक्शन भी दिया गया है, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। ओके, अगर यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो ये जो मैग्नेटिक कॉम्पस है ये अकॉर्डिंग टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये अलाइन हो जाएगा। तो ये कैसे अलाइन होना चाहिए था, इसका जो एरो होगा वो नॉर्थ की डायरेक्शन में होना चाहिए था, मतलब वो ऐसा होना चाहिए था, इस तरफ होना चाहिए था, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। इस तरफ नॉर्थ होता, इस तरफ साउथ होता, लेकिन वो वैसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली यहां से करंट फ्लो हो रहा है जिसके लिए यहां पर नॉर्थ और इस साइड में साउथ पोल जेनरेट हो रहे हैं, तभी ये जो मैग्नेटिक कॉम्पस है ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये ऐसे साउथ डायरेक्शन, मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये शो कर रहा है। ओके बच्चों, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा टाइप मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां से फ्लक्स इमर्ज करेगा और यहां पर फ्लक्स इंटर करेगा। ओके बच्चों, मैं थोड़ा यहां पर ड्रॉ करके दिखा दिया, साउथ पोल में एंटर करेगा और नॉर्थ पोल से आउट करेगा, इमर्ज आउट होगा। ओके, तो इसलिए यहां पर ये जो मैग्नेटिक कॉम्पस है ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहां से पहला चीज तो हमें समझ में आ गया कि जो पहला क्वेश्चन था, आफ्टर स्टडिंग द सर्किट एंड द मैग्नेटिक कॉम्पस केयरफुली स्टेट वेदर द स्विच S1 इज ओपन और क्लोज्ड। तो ओपन मतलब जब ये डिस्कनेक्टेड रहता है, और क्लोज्ड मतलब जब ये स्विच कनेक्टेड रहता है। तो जब स्विच कनेक्टेड रहेगा तभी करंट फ्लो होगा और तभी इस मैग्नेटिक कॉम्पस का डिफ्लेक्शन होगा। तो हम जो आंसर क्वेश्चन जो ए है
वहां पर लिख सकते हैं कि स्विच विल बी क्लोज्ड। ओके, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर क्लोज्ड। इसके बाद क्या पूछा गया है, हाउ डिड यू अराइव एट द कंक्लूजन इन ए। तो कैसे कंक्लूजन इस कंक्लूजन में कैसे पहुंचे तुम। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं, सिंस कॉम्पस showing deflection in opposite direction of Earth's magnetic field, so we can say that the circuit is closed। तो ये हो गया अपना आंसर बी। और सी जो यहां पर है, ये क्या कहा गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेसिंग द मैग्नेटिक कॉम्पस इन द अबव सेटअप। तो पर्पस क्या है यहां पर मैग्नेटिक कॉम्पस रखने का। ओके, तो ये एकदम ही सिंपल है, टू चेक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ऐसे लिख सकते हैं कि टू चेक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, शॉर्ट में मैंने बी लिख दिया। तो इसलिए ही ना हम लोग कॉम्पस रखते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट हो रहा है अपार्ट फ्रॉम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तब ये डिफ्लेक्ट करके वो हमें समझाएगा। ओके, तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, देखो इस क्वेश्चन में, गिव एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कॉपर टू बी यूज्ड एज ए मटेरियल फॉर अ कैलोरीमीटर। ओके, कि कॉपर हम लोग क्यों यूज करते हैं कैलोरीमीटर के मटेरियल के तौर पे। ओके, जब हम लोग कैलोरीमीटर बनाते हैं, जो भी कैलोरीमीटर हमारे फिजिक्स लैब में है वो कॉपर का होता है। क्यों ऐसा होता है उसका रीजन हमें जानना होगा। ओके बच्चों, तो इसके लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो क्योंकि कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो बहुत ही कम होता है, तो ये बहुत ही जल्दी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रीच कर जाता है। तो सोचो, ये अगर अपना कैलोरीमीटर है, ये अगर कैलोरीमीटर है, तो अगर इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है, तो बहुत जल्दी ये मतलब बहुत ही कम हीट लेकर एब्जॉर्व कर ये अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा और अपना जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वहां पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो बाकी हीट उस टाइम पे कहां पर आएगा, यहां पर रखा हुआ जो भी लिक्विड है उसके अंदर वो हीट जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन कि हम लोग कॉपर यूज करते हैं एज ए मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर। ओके बच्चों, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बी, कैलकुलेट थर्मल कैपेसिटी। तो क्या कैलकुलेट करना है, थर्मल कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। हम कैसे डिनोट करते हैं थर्मल कैपेसिटी को, सी प्राइम से डिनोट करते हैं। तो ये हमें निकालना है। ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास इज इक्वल टू 40 ग्राम। इसको अगर केजी में कन्वर्ट कर ले तो दैट विल बी 0.04 इतना केजी। ओके बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200। ओके, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। सी इज इक्वल टू 4200 दिस मच जूल केजी टू द पावर -1 डिग्री सेल्सियस टू द पावर -1। ओके बच्चों, निकालना क्या है, सी प्राइम निकालना है। ओके, तो ये तो हमें पता ही है कि सी प्राइम इज इक्वल टू क्यू इज द हीट डिवाइडेड बाई डेल टी। ओके, अब देखो, तो क्यू की जगह पर हम लोग क्या बिठा सकते हैं,
क्यू की जगह पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एम इंटू सी इंटू डेल टी डिवाइडेड बाई डेल टी। तो यहाँ पे डेल टी कट गया, तो एम इंटू सी। तो जस्ट अभी वैल्यूज बिठा दो। एम का वैल्यू क्या है? 0.04, 0.04 इंटू सी इज 4200। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो सी प्राइम विल बी इक्वल टू 168 जूल डिग्री सेंटीग्रेड टू द पावर -1। ओके बच्चों, तो ये होगा अपना आंसर। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3। यह अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर एक सर्किट दिखाया गया है और बताया गया है इन द अबव सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। ओके, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस हम किसको कहते हैं? जो बैटरी का रेजिस्टेंस है। ओके, जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बाहर जो है, बैटरी छोड़ के बाहर जो भी है, तो दैट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो वही हमें निकालना है, आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है। एक बार देख लेते हैं। यहां पर ये एक बैटरी है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट? आई करंट। क्यों मैं लिखा यहां पर? देखो यहां पर भी दिया गया है, डायग्राम में ही दिया गया है। तो आई करंट फ्लो हो रहा है थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। यहां पर आके ऑब्वियसली ये आई करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा I1 जो बताया गया है 0.4, एक है I2 जो हमें नहीं पता कितना है। I2 जिस रेजिस्टेंस से जा रहा है उसका रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टर से जा रहा है उसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, और I1 का जो रेजिस्टेंस है उसका वो है 12 ओम। ओके, हमें सबसे पहले निकालना है आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली ये तो समझ में ही आ रहा है कि ये जो 12 ओम एंड 8 ओम रेजिस्टेंस है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 12 इंटू 8 बाई 12 प्लस 8। तो 12 इंटू 8 बाई 20, इजंट इट? तो अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 3 12, 4 5 20। ओके, so 24 by 5, तो दैट विल बी 4.8 इतना ओम। ओके बच्चों, अब देखो ये टोटल का हो गया, ये टोटल जो है इसका हो गया 4.8 ओम और ये है 2 ओम। तो अब ये जो टोटल रेजिस्टेंस है और ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 ओम प्लस 4.8 ओम। ओके बच्चों, तो दैट विल बी 6.8 ओम। ओके बच्चों, 6.8 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हो गया अपना पहला आंसर। आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है यहां पर? द करंट I2 इज इक्वल टू कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो I2 जो करंट है ये 8 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से जा रहा है, इजंट इट? अब देखो अगर हमारे पास आर इक्विवेलेंट है, यहां पर 2 ओम करंट यहां से जा रहा है। अगर अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस, अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, यहां पर 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर मैं V1 पकड़ लूं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। तो अगर V1 निकाल लेते हैं, I1 मीन 0.4, यहां पर दिया गया है 0.4, एंड R1 इज 12 ओम। तो ये कितना होगा? 4.8 वोल्ट। ओके, तो V1 हो जाएगा 4.8 वोल्ट। अब देखो 12 ओम एंड 8 ओम दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर अक्रॉस 12 ओम पोटेंशियल डिफरेंस है 4.8 वोल्ट, तो ऑब्वियसली अक्रॉस 8 ओम भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम 4.8 वोल्ट, 4.8 वोल्ट। ओके बच्चों, तो I2 कितना होगा?
यहां पर भी अगर वही फॉर्मूला यूज करें, अप्लाई करें, मतलब एज हमें अभी तक पता चल गया है कि V1 इज इक्वल टू V2, तो V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। तो यहां पर I2 इज इक्वल टू V2 बाई R2, तो V2 का वैल्यू होगा 4.8 एंड R2 का वैल्यू होगा 8 ओम। ओके, तो अगर इसको कैलकुलेट करते तो वी विल गेट I2 as 0.6 एम्पियर। ओके, सो दिस इज द आंसर, इट विल बी 0.6 एम्पियर। और करंट I ये कितना होगा, टोटल करंट, टोटल करंट कितना होगा, तो ऑब्वियसली हमें ये तो समझ में ही आ रहा है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, तो I1 कितना है 0.4, I2 कितना है 0.6, therefore I will be equal to 1 एम्पियर। ये हो गया अपना आंसर। तो बच्चों आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है देख लेते हैं। 3 wires with proper color coding are connected to the 3 terminals of a 3-pin socket। तो ये अपना 3-pin socket है। Match the color of the wire with the proper terminals A, B and C of the socket। ओके, तो हमें क्या मैच करना है, मैच द कलर ऑफ द वायर विद द प्रॉपर टर्मिनल्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्वेंशन, जो न्यू कॉन्वेंशन है, अकॉर्डिंग टू दैट ब्राउन कलर का क्या होता है, लाइव वायर। ग्रीन या येलो भी होता है, इजंट इट, येलो होता है अर्थ वायर। एंड लाइट ब्लू यहां पर जो दिया गया है वो होता है न्यूट्रल वायर, वो हो जाता है न्यूट्रल वायर, राइट। तो यहां पर कहा गया है कि मैच द कलर ऑफ द वायर विद द प्रॉपर टर्मिनल्स। तो यहां पर ये हो गया अपना लाइव वायर, ये हो गया अर्थ वायर, और ये सी हो गया न्यूट्रल वायर। ओके बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू ए ये हो जाएगा लाइफ मतलब ब्राउन, जो बी होगा दैट विल बी ग्रीन, और जो सी होगा न्यूट्रल दैट विल बी लाइट ब्लू। ओके बच्चों, समझ में आया। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहा गया है, why does it become colder after a hailstorm than during or before hailstorm। तो जब बर्फ वाला बारिश होता है उसके बाद बहुत ज्यादा ठंड क्यों पड़ जाता है, इसका रीजन क्या है। तो देखो, बारिश हुआ, ऐसे ऐसे बारिश हुआ, उसके बाद बारिश में क्या गिरा, बर्फ गिरा। ओके, अब जो बर्फ अर्थ सरफेस के ऊपर गिरा, उसके बाद ऑब्वियसली वो बर्फ क्या होगा, मेल्ट होगा। बर्फ क्या होगा, मेल्ट होगा। अब ये जो आइस है, जब ये मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होगा, तो फॉर मेल्टिंग हमें किस हीट का जरूरत होता है, लेटेंट हीट का, इजंट इट, लेटेंट हीट का जरूरत होता है। तो अगर इसे लेटेंट हीट चाहिए तो ये कहां से लेगा, सराउंडिंग से लेगा, इजंट इट। तो ये लेटेंट हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्व करेगा, सराउंडिंग मतलब नेचर। तो इसीलिए सराउंडिंग का या नेचर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी नेचर से ही हीट ले लिया गया है बहुत सारा बाय दीज आइस। ओके,
तो इसलिए आफ्टर हेलस्टॉर्म जो वेदर है वो थोड़ा ठंड हो जाता है। ओके, समझ में आया बच्चों? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बी, क्या पूछा जा रहा है यहां पर, इफ टू बॉडीज हैव द सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज then they will always absorb the same amount of heat if their temperature increases by the same amount. State whether the given statement is true or false. तो ये अपना क्वेश्चन है। तो यहां पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि देखो, दो ऑब्जेक्ट दिया गया है। ओके, टू बॉडीज हैव सेम स्पेसिफिक कैपेसिटी, तो उसका जो सी है वो सेम है। वो दे विल ऑलवेज एब्जॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब जो क्यू है वो भी दोनों सेम अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा। तब टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट। ओके, इफ देयर टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट, स्टेट मींस अगर दोनों ऑब्जेक्ट जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है और वो सेम हीट एब्जॉर्व करे, तब क्या उसका टेम्परेचर इंक्रीमेंट सेम होगा? ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है? देखो, अगर ये फॉर्मूला देखे हीट के साथ टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट का जो रिलेशन है, दैट इज Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी, करेक्ट? यहां पर Q एंड C दे आर कांस्टेंट। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अगर Q और C कांस्टेंट हुआ, अच्छा तो देखो यहां पर Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल टी। ओके, यहां पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर कितना बढ़ेगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड होगा? इस मास के ऊपर भी डिपेंड होगा ना। तो जैसे अगर Q और C कांस्टेंट है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मास या चेंज इन टेम्परेचर डेल टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ये चीज हमारे दिमाग में रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज फॉल्स होगा कि हमेशा उसका टेम्परेचर सेम इंक्रीज नहीं होगा। कब होगा सेम इंक्रीज? अगर दोनों का मास भी सेम है, तब जाके। हमें क्लियर बच्चों? तो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तुम्हारा कंसेप्ट तुम्हें अप्लाई करना है। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है यहां पर? अ मेटल पीस ऑफ मास 420 ग्राम present at 80 degrees Celsius is dropped in 80 gram of water present at 20 degrees Celsius in a calorimeter of mass 84 gram. If the final temperature of the mixture is 30 degrees Celsius, then calculate specific heat capacity of metal piece. यहाँ पर दिया गया है specific heat capacity of water is 4.2, specific heat capacity of calorimeter metal is 200. ओके बच्चों, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ एक ही बात कहूंगा, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, दैट्स इट। ओके, बाकी बहुत ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पहले सबसे पहले बड़ा न्यूमेरिकल में जो लेंदी न्यूमेरिकल होता है वहां पर सबसे पहले अच्छे से डेटा लिख लेते हैं। ओके, तो यहां पर जो पीस ऑफ मेटल है उसका जो मास है उसको मैं M1 लिख देता हूं। तो M1 इज इक्वल टू 420 ग्राम। ओके, उसका स्पेसिफिक हीट कितना है? C1, जो हमें निकालना है। उसका टेम्परेचर कितना है? देखो यहां पर कहा जा रहा है कि 80 डिग्री सेल्सियस, तो उसको लिख लेते हैं T1 इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब क्या कहा जा रहा है कि ड्रॉप इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां पर वाटर का जो मास है उसको M2 पकड़ के उसको मैं 80 ग्राम लिख देता हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का C2 लिख लेते हैं विच इज 4.2। ओके, यहां पर मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं तो और भी बड़ा हो जाएगा, हमें सबको पता है कि ये यूनिट है।
सबके लिए, सब ऑब्जेक्ट के लिए, तो जो आंसर निकलेगा वो भी इसी यूनिट में निकलेगा। तो C2 इज इक्वल टू 4.2। वाटर का टेम्परेचर कितना है देखो, 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसको T2 लिख लेते हैं, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब क्या कहा जा रहा है कि ये वाटर और ये मेटल पीस एक कैलोरीमीटर के अंदर है, और कैलोरीमीटर का जो मटेरियल है उसका स्पेसिफिक हीट भी दिया गया है। अब देखो, अगर ये अपना कैलोरीमीटर है, इस कैलोरीमीटर के अंदर वाटर है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस होगा, इजंट इट? तो यहां पर मास ऑफ कैलोरीमीटर को अगर हम लोग M3 लिख ले, विच इज 84 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर का C3 which is 200 and temperature of the calorimeter is 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हमें टोटल डेटा मिल गया। अब देखो फाइनल टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसको मैं T लिख लेता हूं, T इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमें क्या पता है कि हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हीट लॉस किसने किया, कौन सा हॉट ऑब्जेक्ट था, कौन हॉट ऑब्जेक्ट था, ये जो मास मेटल पीस है ये हॉट ऑब्जेक्ट था, और वाटर और कैलोरीमीटर ये दोनों कोल्ड ऑब्जेक्ट था, तो ये था हॉट, ये दोनों होगा कोल्ड। ओके, तो हीट लॉस करेगा मेटल, और बाकी कैलोरीमीटर एंड वाटर हीट गेन करेगा, एंड दीज टू विल बी इक्वल। तो जस्ट अभी यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। हीट लॉस्ट अगर हम लोग MC del T फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहां पर होगा M1 C1 T1 माइनस T इज इक्वल टू M2 C2 T माइनस T2 प्लस M3 C3 T माइनस T3। ओके, तो ये है अपना फॉर्मूला। अब जस्ट यहां पर वैल्यूज बिठा देंगे, ये है हीट लॉस्ड बाय द मेटल पीस, ये है हीट गेन्ड बाय द वाटर, और ये है हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगर डेटा बिठा दे, वैल्यूज बिठा दे, तो दिस विल बी 420 इंटू C1 इंटू 80 माइनस 30 is equal to 80 into 4.2, 30 minus 20, 30 minus 20 plus 84 into 200 into 30 minus 20। सारा वैल्यूज बिठा दिया गया है, अब सिर्फ इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, C1 will be equal to 8.16 this much joule kg to the power -1 डिग्री सेल्सियस टू द पावर -1। तो मेटल पीस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा दैट विल बी दिस मच। ओके बच्चों, समझ में आया? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, तो अगर ऐसा क्वेश्चन तुम अच्छे से धीरे धीरे करो, कंसेंट्रेट करके, तो यहां पर गलत होने का कोई जगह ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पर क्या कहा जा रहा है, रोहित प्लेइंग अ फ्लूट एंड, तो रोहित फ्लूट बजा रहा है, बांसुरी। अनीता प्लेइंग पियानो, अनीता पियानो बजा रही है। एमिट साउंड्स ऑफ सेम पिच, तो इसका पिच सेम है एंड लाउडनेस भी सेम। ओके, तो पिच भी सेम, लाउडनेस भी सेम। नेम वन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज डिफरेंट फॉर वेव्स फॉर वेव फॉर्म द टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। तो अगर दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, तो और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है
जो अलग हो सकता है, जो अलग होने के लिए उसे समझ में आता है, वहां से समझ में आता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या बज रहा है। ओके, हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं दो अलग अलग साउंड सोर्स में, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पिच एंड लाउडनेस इज सेम। इसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटी और टिम्बर। ओके, तो ये होगा इसका आंसर, सिंपल। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इफ नाउ द लाउडनेस ऑफ द साउंड फ्रॉम फ्लूट बिकम्स 4 times दैट ऑफ द साउंड फ्रॉम पियानो, 4 गुना बढ़ गया है, देन राइट द वैल्यू ऑफ द रेशियो ए एफ इज टू एपी। मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लूट, एफ इज एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लूट एंड एपी इज एम्पलीट्यूड ऑफ पियानो। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हमें यह पता करना होगा, हमें यह जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड। तो देखो, ये तो हम सबको पता है कि loudness is directly proportional to amplitude square, isn't it? तो अगर loudness is directly proportional to amplitude square, तो हम लोग ऐसा रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं कि loudness of flute divided by loudness of piano is equal to 4। क्यों? क्योंकि यहां पर कहा गया है if now loudness of sound from the flute becomes 4 times than the piano, तो LF by LP will be 4। अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से अगर हम लोग ये फॉर्मूला निकाले कि एल एफ बाई एल पी इज इक्वल टू ए एफ बाई ए पी का होल स्क्वायर, तब हम लोग यहां से ए एफ और एपी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर देखो, एल एफ बाई एल पी इज इक्वल टू 4 और ए एफ बाई ए पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ए एफ इज टू ए पी इज इक्वल टू 2:1। तो दिस विल बी द आंसर। ओके बच्चों, इसके बाद क्या है? डिफाइन पिच ऑफ अ साउंड। तो ये मैं अलग से बता नहीं रहा हूं क्योंकि ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, ये तो तुम सबको पता ही है। एक बात मैं कह देता हूं कि ये जब क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, जब तो एक चीज मुझे हमेशा लग रहा है कि आईसीएससी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्लास 10th के लिए जो कॉन्साइज फिजिक्स है, कॉन्साइज फिजिक्स वो कितना ज्यादा जरूरी है। मतलब उसका हर एक लाइन पढ़ना जरूरी है। मतलब अगर कोई हर एक लाइन पढ़े और वहां से समझे और वो अगर थोड़ा सा कुछ कुछ जगह अगर याद रखे, तो फुल मार्क्स फिजिक्स में लाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। ओके बच्चों, तो जो भी क्लास 9 के बच्चे या क्लास 10 के बच्चे जो अगले 1-2 साल में एग्जाम देने वाले हो, वो ऑब्वियसली मेरी इस बात को याद रखना। ओके, और बहुत ही बारीकी से कॉन्साइज फिजिक्स पढ़ना। ओके, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 2A, नेम 2 factors on which the force experienced by a conductor carrying current, तो force experienced by a conductor F, force we denote as S, F, carrying current is I, placed in a magnetic field is B, depends। okay, तो हमें ऐसे 2 फैक्टर बताना पड़ेगा जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। ऑल्सो स्टेट हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट द फोर्स। ओके, तो इसके लिए अगर हमें ये फॉर्मूला याद है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ओके, तो यहां पर हम लोग बता सकते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ओके, और कैसे वो डिपेंड करता है? force is directly proportional to magnetic field and force is directly proportional to current flowing through the conductor। okay,
अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहा गया है? विद द हेल्प ऑफ विच रूल you can determine the direction of force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field। अब देखो यहां पर ऐसा कहा नहीं गया है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका शेप क्या है, वो क्या सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो यहां पर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वी यूज राइट हैंड thumb rule या Fleming's right hand thumb rule। okay, and for circular current carrying conductor we can write clock rule। clock rule तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको इरेज कर दिया मैंने। व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? तो ऑब्वियसली ये भी एक प्रॉपर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, डेफिनेशन टाइप, तो इसको भी मैं अलग से नहीं बोलूंगा, ये ऑब्वियसली कॉन्साइज फिजिक्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़े, क्वेश्चन नंबर बी, आफ्टर एमिशन ऑफ अ न्यूक्लियर रेडिएशन द एटॉमिक नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस इंक्रीज्ड बाय 1। तो डॉटर न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो एक बढ़ गया है। आइडेंटिफाई द न्यूक्लियर रेडिएशन। तो किस रेडिएशन में डॉटर न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ जाता है? दैट इज बीटा एमिशन। तो बीटा एमिशन में डॉटर न्यूक्लियस एक ऐड हो जाता है, एक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, राइट अ न्यूक्लियर रिएक्शन इंडिकेटिंग द न्यूक्लियर चेंज मेंशन्ड इन इट। ओके, तो यहां पर जो रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, दैट इज, अगर सोचो ये है पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर इज Z, मास नंबर इज A। यहां से जो डॉटर न्यूक्लियस निकल रहा है Q, उसका जो मास नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होगा वो एक बढ़ जाएगा और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 0। ओके, तो ये होगा अपना एक्सप्रेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम गिवन, what is the special name given to the parent and daughter nucleus when this radiation is emitted। अब देखो यहां पर जो मास नंबर है पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वो सेम है। तो अगर मास नंबर सेम है तो वैसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोबार्स। आइसोबार्स। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना ये क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? एन अप्लायंस रेटेड 440 वॉट टू 20 वोल्ट, यह है पावर, यह है वोल्टेज, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 220 वोल्ट सप्लाई। कैलकुलेट मैक्सिमम करंट इन द अप्लायंस। तो हमें क्या निकालना है? आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस, ऑल्सो वी नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, तो यहां पर आई निकालने के लिए अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें, P इज इक्वल टू VI, तो I इज इक्वल टू P बाई V। तो यहां पर P के जगह पर 440 और V के जगह पर 220। तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमें मिलेगा 2 एम्पियर। तो ये हो गया पहला आंसर। नेक्स्ट, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करें? P इज इक्वल टू V² बाई R। ओके, तो R इज इक्वल टू V² बाई P। यहां पर जस्ट वैल्यूज बिठा देंगे। V² मतलब 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई पावर इज 440। ओके, तो इसको अगर कैलकुलेट करें 0 0 कट जाएगा, ये 2 हो गया, ये 110 ओम। तो R हो गया 110 ओम।
करंट हो गया 2 एम्पियर। तो ये हो गया अपना आंसर। ओके, समझ में आया बच्चों? ये तो एकदम इजी एक क्वेश्चन था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? द डायग्राम बिलो शोज अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ई। ये एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है, माउंटेड ऑन अ साउंड बॉक्स एक्स। तो ये एक साउंड बॉक्स है। When the vibrating tuning fork A, B, C and D are placed on the sound box Y, तो यहां पर अगर प्लेस किया गया, यहां पर अगर प्लेस किया गया है, it one by one, it is observed that a louder sound is produced when the tuning fork B is placed on Y. Okay? जब B को प्लेस किया गया है तब लाउडर साउंड प्रोड्यूस हुआ है। ओके, बाकी सबके रेस्पेक्ट में। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। तो सबसे पहले यहां पर तो ये समझना पड़ेगा ये हुआ क्या है, क्या हुआ है यहां पर कि इतना ज्यादा लाउडर साउंड निकला। यहां पर देखो, लाउडर साउंड कब निकलता है? जब रेजोनेंस होता है। तो ऑब्वियसली रेजोनेंस में कब रेजोनेंस होता है? जब जो फोर्स्ड वाइब्रेशन वो अगर नेचुरल वाइब्रेशन के साथ इक्वल हो जाए। तो अगर यहां पर रेजोनेंस हुआ है, मतलब बी का जो फ्रीक्वेंसी है 320 हर्ट्ज, ओके, वही अगर ई का भी फ्रीक्वेंसी होगा तभी जाके चांस है, मतलब तभी जाके रेजोनेंस हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे जो ट्यूनिंग फॉर्क ई है उसका भी फ्रीक्वेंसी है 320 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज बी प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड? तो ऑब्वियसली यही हम लोगों ने डिस्कस किया, ड्यू टू रेजोनेंस। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। यहां पर क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक ग्राफ वाला एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम द ग्राफ ऑफ हीटिंग कर्व गिवन बिलो स्टेट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर हमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहां पर दिख रहा है कि वाई एक्सिस में टेम्परेचर प्लॉट किया गया है, एक्स एक्सिस में टाइम, इजंट इट? तो देखो, ये जो लाइन है यहां पर, यहां से लेके यहां तक, ये यहां पर टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। वैसे ही यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं हो रहा है, इजंट इट? तो लेकिन यहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इजंट इट? तो ये जो पोर्शन है ये है लिक्विड वाला पोर्शन। यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, और यहां पर इसका मेल्टिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हीट एब्जॉर्व कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। ओके, तो लेटेंट हीट जो होता है उसके लिए टेम्परेचर का तो कोई चेंज नहीं होता, तो इसीलिए यहां पर टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो कांस्टेंट है। तो मेल्टिंग कहां पर हुआ है? देखो 40 डिग्री सेल्सियस में, तो मेल्टिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग कहां पर हुआ है? 160 डिग्री सेल्सियस में, तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट 160 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हो गया अपना क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्लीट एंड रीराइट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे इजी क्वेश्चन में एक, सबसे इजी क्वेश्चन। देखो यहां पर यूरेनियम है, यहां पर थोरियम है, और एक अल्फा पार्टिकल निकला है, हीलियम न्यूक्लियस। यहां पर कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, यहां पर क्या यूरेनियम है थोरियम है ये अगर तुम लोगों को पता भी नहीं है तब भी ये हो जाएगा। कैसे? जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन है, मतलब जो मास नंबर है वो तो सेम रहेगा। तो यहां पर मास नंबर है 235। हीलियम न्यूक्लियस का जो मास नंबर है दैट इज 4। तो अगर 235 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या निकलेगा? 231। तो यहां पर थोरियम में रह जाएगा 231 मास नंबर। वैसे ही देखो
यहां पर जो एटॉमिक नंबर है थोरियम का और हीलियम का, जो टोटल एटॉमिक नंबर है, इन दोनों को ऐड करने से हमें यूरेनियम का मिल जाएगा एटॉमिक नंबर। तो 90 + 2 = 92। तो यहां पर ये हो जाएगा 92। तो ये हो गया अपना फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, एक बहुत इजी क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर एक डायग्राम दिखाया गया है। ओके, ऑब्वियसली ये जो डायग्राम है ये हम लोगों ने कहां पर देखा है? ये डैम्प्ड वाइब्रेशन में ऐसा डायग्राम होता है जहां पर टाइम के साथ एम्पलीट्यूड घटता रहता है, इजंट इट? तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। स्टडी द अबव फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। यहां पर बताया जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशन डज द अबव फिगर रिप्रेजेंट। ओके, तो ऑब्वियसली ये तो अभी हम लोगों ने बात किया, दिस विल बी अ डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन। Next, state one reason for which amplitude of the vibration decreases with time. Okay, तो तुम लोग ऐसा बोल सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो कोई भी एक बता दो, फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, कोई भी एक। यहां पर मैं फ्रिक्शनल फोर्स लिख देता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन। यहां पर जो पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था, तो वहां पर कोई एक बच्चे ने इस क्वेश्चन के बारे में ही पूछा था कि इसके लिए अगर उसने शायद ऐसा एक एग्जांपल लिखा था कि एक गिटार जहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। ओके, तो वो क्या सही होगा? तो देखो बच्चों, ये थोड़ा सा डिपेंड कर रहा है कि कैसे मतलब कौन तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा है, कैसे चेक किया जा रहा है। ठीक है, वैसे जो तुमने कहा है लॉजिकली वो गलत नहीं है। ओके, लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ लिखते, ठीक है, कि बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल मींस व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, तो ऐसा। ओके, तो ये जो ऑसिलेशन है, ये जो वाइब्रेशन है, ये एक नेचुरल वाइब्रेशन है। बाकी तुमने जो लिखा है वो गलत तो किसी भी तरह से हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि तुमने ऐसे बोल दिया है कि फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर नहीं रहेगा, गिटार का जो स्ट्रिंग होगा उसका वाइब्रेशन। ओके, और वो एक वैक्यूम में परफॉर्म किया जाएगा, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से तो ये सही है। ओके, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ सर्टेन बीम ऑफ alpha particle, beta particle, and gamma radiation travels through a region of electric field produced between two oppositely charged parallel plate A and B। मतलब यहां पर ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये प्लेट है A, ये प्लेट है B, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। ओके, अब इस प्लेट के बीच से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन इस प्लेट के बीच से जा रहा है। ओके, विच ऑफ द अबव थ्री हैज मैक्सिमम स्पीड? ओके, किसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा? तो ये होगा गामा रे। क्यों? गामा रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब ये मूव करेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो दैट विल बी ऑब्वियसली दैट विल बी द हाईएस्ट। सेकेंड इज विच वन डेविएट्स द मोस्ट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ? यहां पर क्या होगा? बीटा। ओके, क्यों? क्योंकि बीटा जो एमिशन होता है वो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, और वो ऑब्वियसली बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही ज्यादा वो लाइट होता है इन मास, इजंट इट? लाइट इन मास। ओके बच्चों, दैट्स वाई ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। और क्वेश्चन नंबर सी, विच वन डज नॉट डेविएट एट ऑल व्हेन पासिंग थ्रू अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जा रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा भी डेविएट नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली वो एक पार्टिकल नहीं होगा, वो एक चार्ज पार्टिकल नहीं होगा, वो क्या होगा? गामा रे होगा। ओके, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, हो गया ये अपना सी नंबर का क्वेश्चन। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूं।
आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओहम ओके गेट्स स्ट्रेच टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो 3 गुना इसका स्ट्रेच कर दिया गया है। ओके, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड व्हाट हैपेंस टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, इजंट इट। अब देखो, अगर इसका लेंथ बढ़ाया जाएगा तो ऑब्वियसली इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो घट जाएगा ना। तो वो कैसे घटेगा वो हमें यहां पर पता करने का कोई जरूरत भी नहीं है। कैसे, देखो, कुछ भी हो, जो वायर होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर वो कांस्टेंट रहेगा, यहां पर अगर एक एल मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूं, वैसे ही एक डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूं, अगर ये एरिया है, ये लेंथ है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू एरिया, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर एल है, उसको वी लिख देते हैं, तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर बाई वी। ओके बच्चों, एंड वी इज कांस्टेंट। जो वायर का जो वॉल्यूम है वो तो चेंज नहीं होगा, लेंथ चेंज होगा, एरिया चेंज होगा। तो यहां पर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ओके, तो इसी रिलेशन से हम लोग एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दैट इज R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। जस्ट अभी यहां पर वैल्यूज बिठा देंगे। R1 का वैल्यू क्या है, 2 ओम इंटू L2 बाई L1। अब देखो, ये 3 टाइम्स बढ़ गया है, कहा गया था। तो अगर मैंने ये ऐसा अगर पकड़ा कि L1 इज इक्वल टू L, तो L2 विल बी 3L, 3 टाइम्स बढ़ गया है, तो 3L बाई L इसका होल स्क्वायर। तो L और L कट गया, तो ये 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 टू 18, तो R2 विल बी इक्वल टू 18 ओम। ये हो जाएगा अपना रेजिस्टेंस। ओके, तो दिस विल बी 18 ओम। एंड व्हाट हैपेंस टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। हमें पता है कि किसी भी एक मटेरियल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, सिर्फ वो एक ही चीज में वो चेंज होता है, अगर टेम्परेचर चेंज होता है। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, सिर्फ इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, उसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज, okay, in specific resistance. So this was the complete solution. Okay, ये सेक्शन बी का पूरा सोल्यूशन निकल गया। ओके, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, ये हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक करो इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को, फिजिक्स फन लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगला जो भी वीडियोस होगा, जो भी वीडियोस मैं लाने वाला हूं, वो सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिल जाए। एंड ऑब्वियसली बेल आइकन दबाना तो किसी भी तरह से मत भूलना। ओके, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू बच्चों।